हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे 14th चैप्टर जो मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्कन और साउथ इंडिया के बारे में अप टू जो है 656 तक क्या क्या होता है दक्कन और साउथ इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमने अर्लियर चैप्टर्स में मेंशन किया था कैसे जो है टूटी जो है क्या बोलते हैं बामानी किंगडम का ब्रेकडाउन पड़ा था। जो तीन पावरफुल जो स्टेट्स थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जो है इस बामानी किंगडम से एमर्ज हुई थी। ये बामानी किंगडम जब डिसइंटीग्रेट हुई तो यहाँ से तीन किंगडम निकले थे, एक अहमदनगर, दूसरी बीजापुर और तीसरी गोलकुंडा। ठीक है, दे कंबाइनली उन्होंने मिलकर जो है विजयनगर को खत्म कर दिया। ठीक है, एट द बैटल ऑफ जो है बनी हाथी की बैटल में, कहाँ पे, टेलीकोटा में 1565 में। यहाँ पे उन्होंने विजयनगरा को जो है हराकर पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इस जीत के बाद दक्कन स्टेट्स जो है ना, उन्होंने अपने पुराने तरीके दोबारा से शुरू कर दिए। मतलब बहुत जो अहमदनगर थे और बीजापुर थे, वो क्लेम की गई शोलापुर, वो क्लेम करने लगे कि शोलापुर जो है हमारी है। ठीक है, शोलापुर हमारा है, जो एक रिच और बड़ा फर्टाइल ज़मीन थी। अब नाइदर वॉर नोर मैरिज अलायंस बिटवीन टू कैन रिजोल्व द इशू। ना ही जंग और ना ही कोई मैरिज की आपस में शादियां वादियां करके कोई ये मसला सुलझाया जा सकता था। दोनों स्टेट का यही एम्बिशन था, यही मकसद था कि वो जो है बिदर पे कब्जा करने का। अब अहमदनगर जो है ऑल्सो वांटेड टू, वो बेरार को भी जो है जो नॉर्थ में था उसको जो है अपने हाथों में लेना चाहता था। इनफैक्ट जितने भी जो एज द डिसेंडेंट जो ओल्ड बामानी रूलर के जो थे डिसेंडेंट, जो निज़ाम शाही थे, उन्होंने क्लेम किया था, क्लेम ए सुपीरियर इफ नॉट द हेजेमनिस्टिक पोजीशन इन दक्कन, निज़ाम शाहीज। अब क्या होता है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, देर टेरिटरी की जितनी भी ये इनके क्लेम्स थे कि ये ज़मीन मेरी है, वो मेरी है। ठीक है, कंटेक्स्ट कर रहे थे। अब ये क्लेम वेयर कंटेक्स्ट सिर्फ बीजापुर नहीं कर रहा था, लेकिन रूलर ऑफ गुजरात भी कर रहा था, जिसका जो है जिसकी बहुत अरसे से जो है निगाह थी इस कोंकण एरियाज पे, जो बड़ा ही फर्टाइल एरिया है, बड़ा अमीर एरिया है, और इन एडिशन बेरार भी। ठीक है, तो गुजरात के ये सारे जो है, अब गुजरात रूलर जो है एक्टिवली एड करता था बेरार को, किसके, अहमदनगर के अगेंस्ट लड़ने के लिए उसकी मदद करता था। इवन इनरेज्ड इन वॉर अगेंस्ट, और भी अहमदनगर से जो है उन्होंने जंग भी लड़ी। क्यों? जो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर है दक्कन में, वो अपसेट ना हो। अब बीजापुर गोलकुंडा जो है वो आपस में क्लैश करते रहे, जो है नलदुर्ग जो एक जगह है उसके ऊपर भी। तो तीनों आपस में, तीन चार ही आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात, अहमदनगर, जो है गोलकुंडा, सब। ठीक है, बीजापुर। अब मुगल कन्क्वेस्ट जो है गुजरात का होता है 1572 में। ये क्रिएट करता है एक नई सिचुएशन। यहाँ पे गुजरात का कन्क्वेस्ट होता है, कुड नॉट बी, ये कुड हैव बीन एक प्रील्यूड था मुगल का कन्क्वेस्ट कहीं ना कहीं दक्कन का। यहीं से शुरुआत हुई गुजरात की। लेकिन अकबर जो है वो कहीं और बिजी था, और वो चाहता नहीं था कि इस स्टेज पे वो दक्कन के जो है अफेयर्स में, इनके मामलों में जो है वो इंटरफेयर करे। अहमदनगर और बीजापुर जो है वो एक एग्रीमेंट में आ गए, जहाँ पे बीजापुर को जो है वो लेफ्ट फ्री टू, वो अपना डोमिनियन जो है एक्सपेंड कर सकता है साउथ में, एट द एक्सपेंस के विजयनगर एम्पायर की तरफ जो है अपना जो है वो एक्सपेंड कर सकता है। ये बीजापुर और अहमदनगर के में जो है एग्रीमेंट हो गया कि बीजापुर जो है तुम जो है साउथ की तरफ एक्सपेंड कर सकते हो अपने एम्पायर को। वाइल अहमदनगर ने क्या किया, बेरार को जो है जीत लिया। एंड गोलकोंडा टू जो है, गोलकोंडा भी इंटरेस्टेड था कि वो एक्सटेंड करे अपनी टेरिटरी को, जो कोस्टल एरियाज हैं विजयनगरा के, जो डिवाइड किए गए थे, जो डिवाइडेड थे छोटे छोटे नायक हुड्स में, स्मॉल किंगडम्स में, जो नायका रूल करते थे, चीफ्स वहाँ के थे। ये जितनी भी दक्कन स्टेट्स थी वो सारी एक्सपेंशनिस्ट थी, वो सारी जो है जितने टेरिटरी इनके पास है उससे कंटेंटेड नहीं थी, ये अपने टेरिटरीज को और बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, एक और फीचर जो इस सिचुएशन का है, वो जो इंपॉर्टेंस, जो बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस मराठा की थी दक्कन के अफेयर्स में, इन मामलों में। ठीक है, एज वी हैव सीन, जैसे जैसे हमने देखा है कि जो मुगल ट्रूप्स हैं, जो मुगल सिपाही हैं, वो हमेशा एम्प्लॉयड रहते थे एज एक लूज एक्सिलरी, या एक बिरगिज, यूजुअली बारगिज होते थे, इन बामानी किंगडम में रहते थे। जो रेवेन्यू अफेयर थे लोकल लेवल पे, वो किसके द्वारा किए जाए, दक्कनी ब्राह्मण्स के द्वारा जो है वो हैंडल किए जाते थे। कुछ जो ओल्ड मराठा, पुरानी मराठा फैमिली थी, वो भी अब राइज हो चुकी थी सर्विस में, बहामानी रूलर के अंडर जो है सर्विसेज में आ चुकी थी, उनके काम इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे।
मनसब और जागीर की पोजीशन जो है, फ्रॉम देम वेयर मोर जो है, जो निम्बालकर हैं, घाटी हैं, वो लोग आ चुके थे। अब मोस्ट ऑफ देम जो है ये बड़े, जितने भी ये लोग थे ना, ये बड़े पावरफुल ज़मींदार और देशमुख्स थे। उन्हें देशमुख्स कहा जाता था, ज़मींदार्स को, ठीक है, दक्कन में। अब हाउएवर अनलाइक जैसे राजपूत हैं, नन ऑफ देम जो है कोई भी इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था राजपूत की तरह। ये रूल करते थे लार्ज किंगडम्स के, या फिर कोई और, ये रूल कोई बड़ी बड़ी किंगडम पे रूल करते थे। ये जो बहमानी किंगडम के अंडर जो ये डिसइंटीग्रेट हो गए। अब सेकेंडली कोई भी ऐसा लीडर नहीं था ऑफ अ क्लेन जो बैक कर सके या सपोर्ट कर सके इन पे, या जिन पे ये डिपेंडेंट रह सके। ये जो स्मॉल स्मॉल जैसे राजपूत की तरह किंगडम थे, लेकिन राजपूत के ना ये रूल करते थे, ना ऐसे जैसे मारवाड़ मेवाड़ जैसे बड़े बड़े एरियाज पे, चित्तौड़ जैसे। हिंस क्या होता है, बहुत सारे मराठा सरदार जो है अपीयर टू बी मिलिट्री एडवेंचरर्स, ठीक है, वो कभी भी शिफ्ट कर सकते थे, अपनी लॉयल्टी बदल सकते थे, जैसे हवा चल रही हो, जिधर हवा चल रही हो वहीं घूम जाते थे। नेवरदलेस जो मराठा ने फॉर्म्ड अपनी बैकबोन जो अपनी बनाई, वो लैंड एरिस्टोक्रेसी, दक्कन की जो है ज़मीनों पे मिल के, जैसे ज़मींदारों पे, इन पे जो है अपनी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग की, और हैड ए पोजीशन जो सिमिलर थी ओनली वन हेल्ड बाय राजपूत इन लार्ज नंबर ऑफ जो पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया वहाँ पे। अब ड्यूरिंग ये मिडल ऑफ जो 16th सेंचुरी है, जो रूलर थे दक्कन स्टेट्स के, वो इम्बार्क्ड अपॉन डेफिनेट पॉलिसी ऑफ विनिंग ओवर मराठा टू देयर साइड। ये दक्कनी रूलर ये चाहते थे कि हम मराठास को जीत के अपनी साइड लेकर आएँ। ये मराठा चीफ्स जो है ना, वेर अकॉर्डेड विद सर्विसेज एंड पोजीशन ऑल ओवर दीज 3 लीडिंग स्टेट ऑफ दक्कन। और कहीं ना कहीं ये जो मराठा चीफ्स थे, इनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो है रखा गया, तीनों ये दक्कनी स्टेट्स जो थी, चाहे गोलकोंडा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे अहमदनगर हो। इब्राहिम आदिल शाह जो था बीजापुर का, वो तख्त पे बैठता है 1535 में, और वो एक लीडिंग एडवोकेट था इस पॉलिसी का। इट इज़ सैड कि वो एस्टिमेटली 30,000 मराठा ऑक्सिलरीज जो है उसकी आर्मी में थी, एंड शोड ए ग्रेट फेवर टू मराठाज इन द रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। अब ही इज सपोज टू हैव, उसने इंट्रोड्यूस किया था मराठी इन रेवेन्यू अकाउंट में, ऑल लेवल पे, जितनी भी लेवल से वहाँ पे मराठी का यूज़ होगा रेवेन्यू कलेक्शन में, यो रेवेन्यू अकाउंट से, उन मराठी लैंग्वेज। अब अगर हम, और कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम जो इंक्रीज हो रहा था ये फेवर जो पुरानी फैमिलीज़ को यहाँ पे दक्कन में मराठास को, फ्यू अदर फैमिलियर सच एज भोसले जो थे, वो भोसले फैमिलीज जो थी हु हैड फैमिली नेम जिनका था गोरपदे, है ना, डाफलेस जिनको चवान्स कहते थे, एट्सेट्रा, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस में आ रहे थे, इंपॉर्टेंस में आ रहे थे बीजापुर में, इन पॉलिसीज़ की वजह से। अब महाराष्ट्रियन जो ब्राह्मण्स थे वो रेगुलरली यूज़ करते थे डिप्लोमेटिक निगोसिएशन एज वेल। वो डिप्लोमेटिक जो आपस में जो बातें होती थी ना, कि एक जगह से दूसरी किंगडम के साथ, उनको यूज़ किया जाए, ब्राह्मण महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स को यूज़ किया जाता था बातचीत के लिए, निगोसिएशन के लिए, एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर के बीच में। थोस जो टाइटल है पेशवा का, ये याद रखें, जो टाइटल है पेशवा का वाज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स को दिया जाता था। कनोजी नरसी बाई रूलर ऑफ अहमदनगर ने उसने दिया था। कनकोजी जो है, कनकोजी जो है, नरसी जो है बीजापुर का, जो स्टेट ऑफ अहमदाबाद का और गोलकोंडा का भी जो एज वेल एज जो तो ये अहमदनगर का जो रूलर था, इसने दिया था ब्राह्मण्स को ये पेशवा का टाइटल। मराठास जो थे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्टेट्स में, अहमदनगर और गोलकोंडा में भी, ठीक है। इट वॉज थोज बीन सीन कि जो पॉलिसी थी एक के साथ अलाइंग विद लोकल लैंडेड क्लासेस, जो ज़मींदार थे उनके साथ जो मिल के रहना, और उनकी मिलिट्री माइंड को जो हैज़ बीन इनिशिएटेड, जो दक्कन रूलर्स ने पहली बार किया था। इवन बिफोर सच ए पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई मुगल अंडर अकबर। मुगल जब तक ये अकबर जो करता कि ये ज़मींदार्स और जो इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं, जो पावरफुल पीपल्स हैं लोकल, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस और इंपॉर्टेंट पोजीशन देने से पहले ये दक्कनी जो रूलर्स थे, इन्होंने पहले ये चीज़ कर चुकी थी, ठीक है। अब मुगल एडवांस करती है, मुगल जो है दक्कन की तरफ बढ़ती है। ये एक लॉजिकल है एक्सपेक्ट करना कि मुगल्स ने एडवांस किया दक्कन की तरफ आफ्टर जब अपना नॉर्थ इंडिया का पूरा एम्पायर जो है वो एक तरह से कंसोलिडेट करके, पूरा इकट्ठा करके, हिफाजत में एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, लैंड, बॉर्डर्स, फ्रंटियर सबको सेव करने के बाद फिर उन्होंने दक्कन की तरफ मूव किया। ऑल थ्रू जो विंध्याज है ना, वो डिवाइड कर देती है नॉर्थ और साउथ को, जो नर्मदा के अराउंड है ना, नर्मदा रिवर के अराउंड मध्य प्रदेश में।
कहीं ना कहीं वो डिवाइड करती हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। और दिस वाज नॉट जो है इनसमाउंटेबल बैरियर, ठीक है। ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स और पिलग्रिमेज और वंडरर सेंट जो है ना, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में पास करते रहते थे। ये कोई ऐसी नहीं है कि एक बैरियर की तरह है कि कोई पास नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था, लोग तिजारतों पे जाते थे, लोग ट्रैवल करते थे, बहुत सारे लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में ऊपर नीचे जाते रहते थे। तो कहीं ना कहीं मेकिंग कल्चरली ये इंडिया एक ही था, ये नहीं कि विंध्या ने कहीं ना कहीं डिवाइड किया हुआ था। फिर भी जो है थ्रू ईच, लेकिन दोनों का जो है नॉर्थ और साउथ के बड़े ही कल्चरल फीचर बड़े अलग अलग थे, डिस्टिंक्टिव कल्चर फीचर थे। आज भी देखो आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं। देखो इससे पहले जो यहाँ पे जो कन्क्वेस्ट हुआ है दक्कन का, वो तुगलक्स के द्वारा हुआ था, और इससे जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गई थी कम्युनिकेशन जो नॉर्थ और साउथ के बीच में, और वो कहीं ना कहीं मजबूत भी कर दी जो कमर्शियल और कल्चरल रिलेशनशिप हुए इन दोनों के साथ। नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, यहाँ दो सेपरेट एंटिटी में यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, कमज़ोर पड़ी, बहुत सारे सूफी सेंट्स और पर्सन जो हैं जॉब की तलाश में, जो है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की तलाश में जो है वो जो है माइग्रेट हुए कोर्ट्स में, बहमानी रूलर्स के कोर्ट में। बहमानी रूलर जो विजयनगरा के पैरेलल में चल रही थी, याद रखना, टूटने से पहले, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर बनने से पहले। पॉलिटिकली भी जो नॉर्थ और साउथ था वो कोई आइसोलेटेड में नहीं था, अलग नहीं था। हमने देखा जो रूलर ऑफ गुजरात और मालवा हैं वेस्ट में, और जो उड़ीसा ईस्ट में, उनके कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व थे वो पॉलिटिक्स में साउथ इंडिया के। हिंस आफ्टर जो है कन्क्वेस्ट जो हुआ मुगल्स के द्वारा मालवा और गुजरात का 1560 और अर्लियर 1570 में, मुगल कुड हार्डली केप्ट देमसेल्फ अलोव। वो दक्कन की पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर नहीं रख पाए, ठीक है। 1576 में क्या होता है, मुगल आर्मी जो है वो इन्वेड कर देती है कानदेश में, और वहां के रूलर को मजबूर करती है कि वो सबमिट करे, सरेंडर करे। हाउएवर एक अर्जेंट मैटर कॉल्ड अकबर्स एल्सवेयर, एक इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है और अकबर को कहीं और ध्यान अपना देना पड़ता है। फॉर 12 ईयर्स बिटवीन 1586 से 1598 अकबर जो है वो लाहौर में रहता है। मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट में जो हुआ, उसके भाई ने जो किया, कजन्स ने जो वहाँ पे बगावत कर दी थी। अब वॉचिंग जो नॉर्थ वेस्टर्न सिचुएशन इन द इंटरवेल अफेयर दक्कन जो है, दक्कन में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ख़राब हो गई। दक्कन जो है अब वो एक कलंड्रम ऑफ पॉलिटिक्स में, जो वॉर थी वेरियस जो दक्कन स्टेट्स में, वो बड़ी जल्द हमेशा होती रहती है, अहमदनगर की, बीजापुर से, बीजापुर की गोलकोंडा से, तो ये बड़े आपस में होती है। और डेथ ऑफ रूलर्स जो है, जो रूलर्स वहाँ का जो हुक्मरान था उसकी मौत जो है लेड टू फ्रैक्शनल फाइटिंग, और नोबल्स आपस में लड़ते रहते थे, विद ईच पार्टिंग ट्राइंग टू एक्ट एज, हर कोई यहाँ किंग मेकर का काम कर रहा था कि मैं बादशाह बनाता हूँ, मैं बादशाह बना रहा। इस सिचुएशन में, इस हॉस्टिलिटी में जो वेरियस दक्कन स्टेट्स में एंड और न्यू कमर्स जो अफकीज और गरीब्स थे, वो जो है वहाँ फ्री प्ले करते थे। अमोंग दक्कनीज टू जो हबशीज थे, जो अबैसेंस जो अफ्रीका से लोग आए हुए थे, और अफगान्स थे जो उनका अलग अलग ग्रुप बना हुआ था। अब ये ग्रुप्स और फ्रैक्शंस जो है ना, इनके जो है लिटिल जो है कॉन्टैक्ट थे विद द लाइफ और कल्चर, जो है लोग यहाँ के जो रीजन में लोग रहते हैं उनसे जो है बड़ा लिटिल ही जो है कुछ कनेक्शन था। अब जो प्रोसेस जो असिमिलेशन का हुआ कि मराठास को जो मिलाया गया जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम में जो दक्कन स्टेट्स की, ठीक है, इन दक्कन राज्यों में जो मिल गए ना, घुल मिल गए जो मराठास, ठीक है, विच हैड स्टार्टेड अर्लियर एंड डिड नॉट मेक मच हेडवे। पहले शुरू में इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं हुआ। रूलर्स और नोबल्स देयरफॉर कमांडेड लिटिल लॉयल्टी फ्रॉम द पीपल। जो नोबल्स या यहाँ के रूलर्स हैं वो इतनी लॉयल्टी जो है, इतना लॉयल या इतनी लॉयल्टी लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ना थे इतने लोग। सिचुएशन और ख़राब होती गई जब ये लोग आपस में सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट होते गए और कंट्रोवर्सीज आने लगी। अब जो है टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ जो 600 है, 17th सेंचुरी की शुरुआत में ही क्या हुआ, जो शीज़म है, शीज़म बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ ईरान। शिया है ना, शीज़म मतलब शिया जो है, शियाज का जो है वो स्टेट रिलीजन बन गया ईरान का अंडर एक नई डायनेस्टी, साफिद डायनेस्टी के। हमने साफिद के बारे में पता। अब शियाइज़म जो है हैज़ बीन एक सप्रेस्ड, एक दबा हुआ सेक्ट था बहुत लंबे अरसे तक, और पहली बार ये बड़े एक जोशो खरोश से जो है उभर के आया। इस रिजल्ट की वजह से बहुत सारे जो एमिनेंट फैमिलीज थी वो इंडिया भाग के आ गई, जो अपोजिट मतलब सुन्नी बाकी है ना, और वो कहीं ना कहीं पनाह लेने के लिए अकबर की कोर्ट में।
जिसने कोई डिस्टिंक्शन, जो कोई भेदभाव नहीं करता था शिया और सुन्नीस के बीच में। बहुत सारी दक्कनी स्टेट्स नोटेबल जो गोलकोंडा थी, उसने भी शियाइज़म अपना लिया, अपना स्टेट का रिलीजन। बीजापुर की कोट और अहमदनगर है, वो भी जो है टू जो है शियाइट, ये पार्टी जो है वह स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे भी शियाज का जो है ग्रुप वो स्ट्रॉन्ग था, एंड ऑल्सो प्रिवेलिंग ओनली फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। इसने कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी उसको एक नई ऊंचाई दी। जो माधवी आइडियाज थे, जो महादवी आइडियाज़ थे वो भी स्प्रेड होने लगे दक्कन में। मुस्लिम ये बिलीव करने लगे कि इन एवरी अपोक के हर एक जो है दौर में एक आदमी जो है फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट की फैमिली से वो जो है सामने आएगा और वो रिलीजन को और मजबूत करेगा और मेक जस्टिस ट्रियम्फ, और इंसाफ जो है अदल फिर से सामने आएगा। इस इंसान को जो है ये कहने लगे महादी। ऑल्दो बहुत से महादीस जो है वो सामने आए डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम पे एट द एंड ऑफ जो पहला मिलेनिया था इस्लाम का, 1000 साल, जो टुवर्ड द एंड ऑफ 16th सेंचुरी था। और कहीं ना कहीं इसने जो है एक्सपेक्टेशंस जो थ्रू आउट इस्लामिक वर्ल्ड जो है और बढ़ा दी। इंडिया में भी एक सफ़ाइद मुस्लिम जो था, जो सफ़ाइद इन इंडिया वन सैयद मोहम्मद जो पैदा हुआ था जौनपुर में फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में, वो अपने आप को प्रोक्लेम करने लगा महादी। ठीक है। अब जो था सैयद मुस्लिम जो था वो ट्रैवल करता है पूरी इंडिया में, ऑल ओवर और इस्लामिक वर्ल्ड में, और क्रिएट करता है बड़ा ग्रेट एंथुसियाज्म। वो एस्टैब्लिश करता है जो है देराज मतलब सर्कल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, इंक्लूडिंग दक्कन में, जहाँ उसके आइडियाज़ जो है वो उसको एक फर्टाइल सोइल मिलती है, वहाँ जो फैलते हैं। अब जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे वो बड़े ब्रिटली जो है जो महादवीइज्म था वो बड़ा इसको जो है अपोज करता था एज टू शियाइज्म, और इनका दोनों का बड़ा अपोजिशन था। अब थ्रू कोई लव लॉस नहीं हुआ दोनों के बीच में, इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट कि अकबर ने पुट फॉरवर्ड किया कंसेप्ट का सुलह कुल, मतलब ही वाज अफ्रेड कि ये जो सेक्टेरियन राइवलरीज हैं कहीं ना कहीं इससे जो है कोई कम्युनलिज्म और कोई जो है दंगाई ना हो। दक्कन स्टेट्स जो है वुड स्पिल ओवर इनटू, जो ये दक्कन स्टेट में जो कुछ हो रहा है कहीं ये मुगल एम्पायर तक ना ये आग चिंगारी पहुंच जाए। तो अकबर इससे बड़ा था, जो ग्रोइंग पावर जो पुर्तगीज़ है उससे भी बड़ा वो था। जो पुर्तगीज़ जो हैं हैज़ बीन इंटरफेयरिंग, जो पिलग्रिम जो ट्रैफिक है जो मक्का जाते हैं लोग, उनमें भी इंटरफेयर कर रहा था, क्योंकि वो जो है पूरा अराबियन सी को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे पुर्तगीज़। अब नॉट स्पेयरिंग इवन जो रॉयल लेडीज़ थी, जो राजकुमारियाँ, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनको भी स्पेयर नहीं कर रहे थे। अब इन देयर टेरिटरी दे कैरीड आउट जो है वो बहुत एक्टिविटीज़ जो है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट कर रहे थे जो अकबर बहुत नापसंद करता था। और कहीं ना कहीं वो अपना जो है वो ट्राई कर रहे थे, हम कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन जो है मेन लैंड जो ज़मीन है उस पर भी एक्सपेंड करने की, और ट्राई भी किया उन्होंने अपना हैंड सूरत पे भी, जो सेव कर लिया टाइमली मुगल के कमांडर ने। अकबर को लगा फेल्ट कि ये जो कोऑर्डिनेशन जो पूलिंग है रिसोर्सेज जो दक्कन स्टेट में अंदर मुगल सुपरविजन, उसको वुड चेक, हम अगर एलिमिनेट पूरी तरह से पुर्तगीज़ के ख़तरे को ना भी कर सके फिर भी देख रेख करनी पड़ेगी। ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर जिसने कहीं ना कहीं मजबूर किया अकबर को कि वो खुद अपना वो टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ दक्कन के अफेयर्स में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करे। ठीक है। तो कन्क्वेस्ट होता है बेरार का, अहमदनगर का और कांदेश का, मुगल कन्क्वेस्ट ऑफ अहमदनगर, बेरार और कांदेश। अकबर क्लेम करता है सुजरनिटी पूरी मुल्क पे, इंटायर कंट्री पे। ही वॉज देयर फॉर कीन टू लाइक द राजपूत, लाइक द राजपूत जो रूलर हैं दक्कनी स्टेट के, उसको भी जो है मुगल सुजरनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। एम्बेसीज लोग भेजे गए, ठीक है, कोर्ट से मुगल, सजेस्टिंग कि दक्कन स्टेट रिकॉग्नाइज करें उनके ओवरलोड को और वो उसके साथ दोस्त हो जाएं, और डिड नॉट विद हिम एंड डिड नॉट होएवर प्रोड्यूस, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अब ये बात तो ऑब्वियस थी कि दक्कन स्टेट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुगल सुजरनिटी, टिल मुगल वेर इन द पोजीशन कि वो मिलिट्री प्रेशर उन पर डालें और मजबूर करें कि वो मुगल्स को माने एम्परर। 1591 में अकबर लॉन्च करता है एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, वो सेंड करता है अपनी एम्बेसी, सारी दक्कनी स्टेट को इनवाइट करता है कि वो एक्सेप्ट करें आके मुगल सुजरनिटी। एज माइट ही बी एक्सपेक्टेड, कोई भी स्टेट ने जो है वो इस डिमांड को नहीं माना, ओनली एग्जाम्पशन बीइंग, सिर्फ कांदेश ने माना जो बहुत नज़दीक था और एक्सपोज था मुगल से और वो रेजिस्ट नहीं कर सके।
बुरहान निज़ाम शाह जो रूलर था अहमदनगर का वाज रूड टू एम्प्लॉय टू द मुगल, बड़ी सख्ती से पेश आया अहमदनगर का जो मुगल एनवॉय जो भेजा था, और अदर ओनली मेड प्रोम, दूसरों ने सिर्फ दोस्ती का जो है वादा किया। ये लगा कि अकबर जो था उन एक डेफिनेट मूव करने वाला था दक्कन के ऊपर, और ये ज़रूरी भी था, एक नेसेसरी अपॉर्चुनिटी भी थी जो प्रोवाइडेड टू हिम। जो फ्रैक्शनल जो फाइटिंग में हुई आपस में, जो लड़ रहे थे निज़ाम शाही और के नोबल्स बुरहान की डेथ के बाद 1595 में, यहाँ पे 4 कैंडिडेट थे जो निज़ाम शाही की जगह ले सकते थे तख्त पे, और वो डिफरेंट जो है पार्टीज जो है उन्हें बैक कर रही थी। जो सबसे स्ट्रॉन्ग कम था क्लेम जिसका था वो था बहादुर, जो सन ऑफ द जो डिसीज रूलर था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड का जो बेटा था बहादुर, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग क्लेम था। चांद बीबी जो बहन थी बुरहान की एंड द विडो थी जो फॉर्मर रूलर बीजापुर की, हु वाज इब्राहिम आदिल शाह, अब वो उसके अंकल भी थे, आदिल शाह अंकल हैं, आदिल शाह उसका अंकल था। वो एक बड़ी रिमार्केबल वूमेन थी, और वर्चुअली जो वो रूल करती थी बीजापुर को रूल के ऑलमोस्ट 10 साल के साथ, जब इब्राहिम आदिल शाह जो है, इब्राहिम आदिल शाह एक माइनर था, नाबालिग था। अब वो अहमदनगर गई है कंसोल करने के लिए डेथ अपने भाई बुरहान की, बट शी स्टेड ऑन एंड टेक अप वो है विगर द कॉज ऑफ हिज नेफ्यू, जो अपने उसके नेफ्यू का कॉज था बहादुर शाह जो माइनर था। अब इसी बैकग्राउंड में जो लीडर थे राइवल पार्टी के जो धक्कनीस के, उन्होंने इन्वाइट किया मुगल को कि आप इंटरवीन करो। अब स्ट्रगल विच नाउ बिगेन वाज रियली ए स्ट्रगल। अब वो स्ट्रगल जो अब ये जो शुरुआत हुई इस पूरे मामले की, अब ये स्ट्रगल पूरी होगी बीजापुर और मुगल्स के बीच में कि कौन डोमिनेट करेगा अहमदनगर स्टेट को बुरहान के मरने के बाद। समझे? जो मुगल इन्वेजन था वो लीड किया गया प्रिंस मुराद के द्वारा, जो गवर्नर था गुजरात का, और अब्दुल रहीम खान का, जो रूलर था किसका, जो रूलर था खानदेश का, उसको बुलाया गया कोऑपरेट करने के लिए। अब जो फ्रैक्शनल फाइट हो रही थी अमोंग अहमदनगर के नोबल्स और मुगल ने यहाँ पे इनकाउंटर बहुत कम अपोजिशन ली और कैपिटल तक पहुँच के, अहमदनगर तक पहुँच के चंदा बीवी जो है उसने अपने आप को बंद कर लिया किले के अंदर अपने बॉय किंग के साथ, बहादुर के साथ। आफ्टर ए क्लोज सीज जो 4 महीने चली, चंदा बीवी ने जो है बड़ा ही जो है बहादुरी का रोल प्ले किया, और दोनों साइड जो है एग्रीमेंट पे पहुंचती हैं। वो एग्री करती हैं कि बहरार जो है वो मुगल्स को दे दिया जाएगा इन रिटर्न कि वो रिकॉग्नाइज करें कि बहादुर का क्लेम तख्त पे। मुगल सुजरनिटी भी रिकॉग्नाइज की गई, एंड दिस वाज इन 1596। अभी भी 600 नहीं आया। मुगल एनेक्स करता है बहरार को, अलार्म करता है, ये सारी दक्कनी स्टेट इससे जो है अलार्म्ड हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है। उन्हें लगा कि नॉट विदाउट रीजन बहरार वुड गिव टू मुगल्स ए परमानेंट फुट होल्ड इन दक्कन एंड विच कुड इनलार्ज अपॉन एनी टाइम। उन्हें लगा कि ये जो बहरार पे जो मुगल्स आके बैठ गए हैं अहमदनगर की टसल के बाद, दक्कनी स्टेट्स को लगा कि ये इन्होंने एक परमानेंट फुट होल्ड अपना बना लिया है, और यहाँ से ये किसी भी वक्त जो है दक्कन में एक्सपेंड कर सकते हैं। हिंस वो क्या करते हैं, वो अहमदनगर की तरफ हो जाते हैं और एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि मुगल पोजेशन ना ले सके, मुगल जो है बहरार को अपने कब्जे में ना ले सके। सुन क्या होता है, कंबाइंड फोर्सेस जो बीजापुर की, गोलकोंडा की और अहमदनगर की, लेड बाई एक बीजापुर का कमांडर होता है, वो बहरार में जाके इन्वेड कर देता है इन स्ट्रेंथ। एक बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी जाती है, एक हार्ड फोर्ट बैटल 1597 में, और मुगल जो है हरा देते हैं दक्कनी तीनों फोर्सेस को, है ना, दक्कनी फोर्सेस को जो 3 इन नंबर्स होते, 3 गुना उससे ज़्यादा होती है। अब बीजापुर गोलकोंडा जो होता है वो फोर्स्ड टू नाउ विड्रॉ, लीविंग चंदा बीवी जो है अलोन इन द फेस ऑफ सिचुएशन। बीजापुर और गोलकोंडा जो है वो भाग जाते हैं, और अब अहमदनगर के जो है ना, अहमदनगर की जो थी वो चंदा बीवी इनको जो है अकेला छोड़ दिया जाता है इस सिचुएशन में। अब ऑल थ्रू जो चंदा बीवी है वो थी वाज इन फेवर ऑफ ऑब्जर्विंग द ट्रीटी, जो 1596 में ट्रीटी उसने की थी 1 साल पहले, कि बहरार तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारी सुजनिटी एक्सेप्ट करेंगे, तुम जो है अहमदनगर को हमारे फिर भी कंट्रोल में रहे। बट शी कुड नॉट स्टॉप द हरासिंग अटैक जो मुगल्स का हुआ बहरार पे और उसके नोबल्स पे, वो चीज़ वो नहीं रोक पाई। इससे रिजल्ट क्या हुआ, एक सेकंड मुगल सीज हुई अहमदनगर पे, इन द एब्सेंस ऑफ किसी भी हेल्प के किसी भी क्वार्टर ने, उसने दक्कनी को स्टेट ने उसको हेल्प नहीं की। तो चंदा बीवी ओपन निगोशिएशन स्टार्ट करती है
किसके साथ? मुगल्स के साथ। शी वॉज हुएवर, उसे एक्यूज भी किया जाता है ट्रेचरी का, धोखाधड़ी का, फॉर होस्टाइल फ्रैक्शन एंड मर्डर का, है ना, एंड बाई ए होस्टाइल फ्रैक्शन, और उसे मार दिया जाता है। थोज एंड ऑफ लाइफ वन ऑफ द जो मोस्ट रोमांटिक फिगर थी दक्कन पॉलिटिक्स की, यहाँ उसका खात्मा हो जाता है उनके ही नोबल्स के द्वारा, एक फ्रैक्शन नोबल्स के द्वारा। अब जो मुगल है, अब मुगल करते हैं असोल्ट और कैप्चर कर लेते हैं अहमदनगर को। जो बॉय था किंग बहादुर, उसे जो है भेज दिया जाता है ग्वालियर के किले में, और बालाघाट, ठीक है, टू वाज एडिड टू द एम्पायर, बालाघाट को भी मुगल एम्पायर में ऐड किया गया, वहाँ मुगल ने अपना गैरिसन फोर्ट जो है स्टेशन किया गया, है ना। ये होता है अहमदनगर में 1600 में। 1600 आ गया है, 17वीं सेंचुरी आ चुकी है, ठीक है। अब होता है द फॉल ऑफ जो है अहमदनगर फोर्ट, और द सिटी और कैप्चर होते हैं बहादुर निज़ाम शाह, डिड नॉट सॉल्व अकबर प्रॉब्लम इन दक्कन। बहादुर निज़ाम शाह को पकड़ने के बाद, अहमदनगर कोर्ट का फोर्ट जो किला था उसका कब्जा करने के बाद भी अकबर की जो दक्कन की प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होती। देर वॉज नाउ नो निज़ाम शाही प्रिंस, और या कोई नोबल या कोई निज़ाम शाही जो है राजकुमार नहीं बचता है जो सामने खड़ा होकर निगोशिएट कर पाए। इसी वक्त पर जो मुगल्स हैं, मुगल्स वे नॉट इंक्लाइन टू एडवांस। अब मुगल जो है अहमदनगर से आगे जो है बढ़ना भी नहीं चाहते थे, और ट्राई टू सीज जो रिमेनिंग टेरिटरीज एंड स्टेट की वो भी नहीं सीज करना चाहते थे। पता नहीं क्यों, जो सिचुएशन थी वो फर्दर कंफ्यूजिंग होगी, क्योंकि कांस्टेंट जो रैंगलिंग आ रही थी अमंग मुगल कमांडर्स के बीच में, जो कॉन्स्टेंटली जो बहस बुआसा कन्फ्यूजन था। अब इस सिचुएशन को अगर स्टडी करने की ऑन द स्पॉट अकबर क्या करता है, वो एडवांस करता है मालवा में और फिर इनटू खानदेश में। देर वो कहता है, ही टोल्ड कि जो नया रूलर है खानदेश का, हैज़ नॉट शोन ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रिंस दानियाल, कि उसने वैसी इज्जत और वैसी जो है जो वो डिज़र्व करता था रिस्पेक्ट, वो नहीं शो की है जब वो इनकी टेरिटरी से जा रहा था अहमदनगर की तरफ, जो राजकुमार दानियाल, ठीक है। अकबर वाज कीन टू सिक्योर जो फोर्ट था, जो असीरगढ़ का फोर्ट था खानदेश में, वो बड़ा लालच में था कि इसको किसी न तरह से अपने कब्जे में किया जाए। जो 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 एक रेप्यूटेड था कि ये सबसे जो है मजबूत किला है दक्कन का। तो एक टाइट सीज के बाद, और जब व्हेन पेस्टिलिंग हैड ब्रोकन आउट इन द फोर्ट, जो रूलर था वो बाहर आता है और सरेंडर करता है 1601 में। खानदेश जो है वो अब मुगल एम्पायर के अंदर वो भी आ गया। मीनवाइल जो प्रिंस दानियाल है, जो सबसे जो है छोटा लड़का है अकबर का, उसको प्लेस किया गया कमांड में मुगल आर्मी की दक्कन में, कि पीस कर किया जाए मुर्तज़ा निज़ाम शाही सेकंड के साथ, हु आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर एक प्रोक्लेम रूलर बन चुका था, जो ग्रुप ऑफ निज़ाम शाही नोबल है उनके द्वारा बना दिया गया था, को वो यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करे। अब अकॉर्डिंग टू ए एग्रीमेंट, जो अहमदनगर, बालाघाट और जो पार्ट ऑफ तेलंगाना था वो सरेंडर कर देता मुगल्स को, और रिमेनिंग जो पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है किंगडम का, वो कन्फर्म किया जाता है किसको, तो मुर्तज़ा निज़ाम शाही, इस कंडीशन पे कि वो हमेशा वफादार रहेगा और वादा करेगा कि कभी भी नई बगावत नहीं होगी। ये कब हुआ? 1601 में। अब असीरगढ़ के किले की जो है कैप्चर करने के बाद अकबर वापस जाता है नॉर्थ में डील करने के साथ, एक बगावत कर देता है उसका एक लड़का सलीम। उसकी ऑल थ्रू जो कंक्वेस्ट था कंदेश का, बेरार का, बैलघाट का, जो बालाघाट है, मुगल का कंट्रोल जो था फोर्ट ऑफ अहमदनगर पे, वो अभी भी वो एक सब्सटेंशियल अचीवमेंट तो थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन मुगल अभी भी अपनी पोजीशन को दक्कन में कंसोलिडेट नहीं कर पाए। अकबर इस चीज़ से कॉन्शियस था कि कोई लास्टिंग, कोई लंबा सोल्यूशन जो है दक्कन की प्रॉब्लम का कुड नॉट बी अराइव्ड, बिना किसी एग्रीमेंट के, बीजापुर से एग्रीमेंट के बिना कोई सोल्यूशन दक्कन का नहीं हो सकता। फिर वो क्या करता है, वो एक मैसेज भेजता है एसोरेशन का, जो एश्योरेंस का, कि यकीन दिलाता है अहमद शाह को, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को, और ऑफर करता है कि वो मैरी करे अपनी डॉटर को, प्रिंस दानियाल के साथ अपनी लड़की की शादी करवाए। बट सुन आफ्टर द मैरिज 1602 में प्रिंस मर जाता दानियाल, ठीक है, ज़्यादा शराब पीने से, एक्सेसिव ड्रिंकिंग से। तो जो सिचुएशन थी दक्कन की, वो अभी भी न्यूबिलेस है, वो अभी भी अंडर नरिश्ड है, एंड अकबर एंड हैड टू बी टैकल्ड अफ्रेश। जो अकबर का सक्सेसर था जहांगीर, उसको टैकल करनी 1602 में। फिर क्या होता है, राइज ऑफ मलिक अंबर और फ्रस्ट्रेशन ऑफ मुगल अटेम्प्ट ऑफ कंसोलिडेशन। अहमदनगर के गिरने के बाद
बहादुर निज़ाम शाह का को कैप्चर करने के बाद मुग़ल के द्वारा जो स्टेट है अहमदनगर की, वो पूरी तरीके से जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट फूट जाती है, और डिफरेंट पार्ट्स जो है में इट वुड हैव, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट वुड हैव इन ऑल प्रोबेबली हैज़ स्वेल्ड, जो नेबरिंग स्टेट से कहीं ना कहीं उनके जो है चंगुल में आ गई है। किसकी वजह से? एक रिमार्केबल मैन जो है मलिक अंबर के राय से। मलिक अंबर एक अबैसियन था जो यूथोपिया में पैदा हुआ था, एंड वी डू नॉट नो अबाउट हिज अर्लियर लाइफ और करियर के बारे में। ठीक है, यूथोपिया में पैदा हुआ, एक बाहर का एक हबशीज था। इट सीम्स कि उसके जो पुअर पेरेंट हैं, जो गरीब हैं, उन्होंने उसको जो है स्लेव मार्केट जो है बगदाद में बेच दिया था। इन कोर्स ऑफ टाइम है ना, उसे एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन के द्वारा ख़रीदा जाता है और बड़े अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और वो बड़ा होता है धक्कन में, जो एक लैंड ऑफ प्रॉमिस थी। ठीक है, अब मलिक अंबर जो है वो राइज होता है सर्विस ऑफ जो है चंगेज़ खान। ठीक है, एक फेमस और इन्फ्लुएंशियल जो हबशी नोबल था मुर्तज़ा निज़ाम शाह का। जब मुग़ल इन्वेड करते हैं अहमदनगर में, तो अंबर पहला था जो बीजापुर जाता है अपना लक आजमाने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पे, बट वो फिर वापस आ जाता है और इनरोल करता है अपने आप को पावरफुल हबशी पार्टी में, जो अपोज कर रही है चंदा बीवी को। अहमदनगर में नहीं थी चंदा बीवी जिसको अपोज कर रहे थे। अहमदनगर के गिरने के बाद मलिक जो है अंबर, वो फाउंड ए निज़ाम शाही प्रिंस, उसे जो है निज़ाम शाही का एक जो है एक राजकुमार मिलता है, और उसके टैक्ट और सपोर्ट से जो है रूलर ऑफ बीजापुर भेजता है मुर्तज़ा निज़ाम शाही सेकंड को विद हिम एज ए पेशवा की तरह निगोसिएशन के लिए। तो ए टाइटल विच हैज़ बीन कॉमन था जो अहमदनगर में मच अर्लियर। अब मलिक अंबर जो है गैदर अराउंड हिम एक लार्ज जो है एक बैंड जो है ट्रूप्स जो है फौजियों का जो है मराठा फोर्सेस का जो है उसके अराउंड इकट्ठा करता है, इस प्रिंस के अराउंड। अब मराठा जो है वो बड़े अडाप्ट थे कि वो बड़ी जल्दी मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट करते थे, जो चोरी चकारी प्लंडरिंग करते थे, सप्लाईज एनिमी ट्रूप्स की कट ऑफ करते थे। ऑल थ्रू ये जो गुरीला मोड ऑफ वॉरफेयर था ना, वो ट्रेडिशनल था मराठास में धक्कन में। ठीक है, अब क्या करते हैं मुगल वीर, अब मुगल इस चीज़ से जो है इतना वो यूज टू नहीं थे, इतनी जो उनकी जानकारी नहीं थी। अब मराठास की हेल्प से अंबर जो है वो बड़ा मुश्किल कर देता है मुगल्स के लिए, वो अपनी पोजीशन को बेरार और अहमदनगर और जो बालाघाट है उसमें कंसोलिडेट कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके उसको। ठीक है, मुगल कमांडर जो है धक्कन में एट द सेम टाइम वो था अब्दुल रहीम खान खां, ए श्रूड और विली पॉलिटिशियन था, और एक बड़ा ही बेहतरीन सोल्जर भी था। मुगल कमांडर रहीम खान खां, अब्दुल रहीम खान खानान ऐसा कुछ है, और वो बड़ी क्रशिंग डिफीट देता है अंबर को 1601 में तेलंगाना में, है ना, एट ए प्लेस कॉल्ड नांदेर। होएवर वो डिसाइड करता है टू मेक फ्रेंड विद अंबर, कि दोस्त बना लेता है अंबर को, सिंस ही कंसीडर्ड ये एक डिज़ायरेबल चीज़ है, एक बड़ी, है ना, दैट शो कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, जो रिमेनिंग निज़ाम शाही किंगडम है उसमें कुछ ना कुछ शांति आए, सहूलियत आए। ठीक है, इसके बदले अंबर ऑल्सो फाउंड इट यूजफुल, अंबर को भी लगा कि ये इस दोस्ती को और कल्टीवेट किया जाए खान खां के साथ, सिन इट इज़ एबल हिम टू डील जो इंटरनल राइवलरी है उनके साथ, ये जो है उनके साथ मिल समझौता कर सकेगा। लेकिन अकबर की डेथ के बाद जब पोजीशन मुगल्स की धक्कन में कमज़ोर हो गई ड्यू टू जो डिफरेंसेस थे मुगल कमांडर्स के, मुगल कमांडर में डिफरेंसेस थे आपस में, कोई ये चाहता था, कोई वो चाहता था, कोई इधर चाहता था, कोई उधर चाहता था। अकबर जो है एक फिरस कैंपेन, बड़ी सख्त कैंपेन लॉन्च करता है ताकि मुगल्स को बहरार से बाहर निकाला जाए, बालाघाट और अहमदनगर से। देखना आप अंबर कहाँ से निकला और कहाँ से एक स्लेव्स था, और आज कहाँ कितनी बड़ी पॉलिटिक्स खेल रहा है और फुट टू फुट लड़ रहा है, हेड टू हेड किसके साथ? मुगल एम्पायर के साथ। अब इस एंटरप्राइज में उसकी मदद करता है अहमद जो है इब्राहिम आदिल शाही, जो रूलर था बीजापुर का, हु कंसीडर कि ये बहुत ज़रूरी है निज़ाम शाही स्टेट के लिए कि वो कंटिन्यू करे, एक बफर स्टेट जो है बीजापुर और मुगल्स के बीच में बफर स्टेट रखे, ताकि मुगल और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, बीच में कोई स्टेट हो। ठीक है, अब क्या होता है, ही गिव्स अंबर एक पावरफुल किला देता है अंबर को ऑफ कांधार, है ना, कांधार ये तेलंगाना वाला, उसकी फैमिली के लिए वहाँ रहने के लिए, और एक स्टोरिंग एक ट्रेजरी
प्रोविजंस देता है एटसेट्रा, और ही लेंट 10,000 उसको घुड़सवार देता है जो सपोर्ट करेंगे इन डेफिनेट ट्रैक ऑफ टेरिटरी टू बी सेंट अपार्ट। अब ये ट्रीटी जो है ना वो सिमेटेड, वो उसको और मजबूत किया मैरिज अलायंस की बिटवीन द जो डॉटर थी एक इथोपियन नोबल ऑफ बीजापुर की मलिक अंबर के बेटे के साथ। मैरिज सेलिब्रेट होती है 1409 में शान और शौकत के साथ, और आदिल शाह जो है वो हैंडसम जो है दहेज देता है इस ब्राइड को जो मलिक अंबर का लड़का है, और स्पेंड अबाउट 80,000 रुपये जो है खाली पटाखों पे जो है फायर वर्क पे है अलोन खर्च करता है। अब फोर्टिफाइड विद द स्टोप, अब बीजापुर से तो उसको पूरी तरीके से वो जो है हेल्पफुल हो गया, और एक्टिव एड मिला मराठास का। अंबर जो है, अंबर क्या करता है, अंबर है वो फोर्स करता है, मजबूर करता है खाने खां को कि वो रिट्रीट करे बुरहानपुर से। फिर क्या होता है 1610 में जितने भी गेन्स थी दक्कन, जो अकबर जो है जो चीज़ें दक्कन में करके गया था, जो जीत के गया था एरिया, वो सारा हार जाती है मुगल। ठीक है, देखते रहना कितना इंटरेस्टिंग है ये। मुगल सारे हार जाता है। ऑल थ्रू जहांगीर जो है वो भेजता है परवेज को दक्कन में, एक प्रिंस है राजकुमार को, बहुत बड़ी आर्मी के साथ, बट ही कुड नॉट मीट द चैलेंज जो मलिक अंबर पोज करता है। इवन अहमदनगर भी हार जाते हैं, और उसको एक बड़ी डिस्ग्रेसफुली जो है शांति पीस जो है अंबर के साथ करना पड़ता है। ठीक है, जो अफेयर्स थे, जो ये सब कुछ चल रहा था मलिक अंबर का, वो कॉन्टीन्यूसली रहता है, और मुगल जो है वो नहीं कर पाए, वो रीअसर्ट नहीं कर पाए अपने आप को एज लॉन्ग एज हैड, जो जब तक के मराठास की जो सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, और बाकी जो एलिमेंट्स थे दक्कन के वो मलिक अंबर की तरफ थे। लेकिन कोर्स ऑफ टाइम में क्या हुआ, वक्त जैसे ही बदला, मलिक अंबर बड़ा एरोगेंट हो गया, और वो जो अपने अलाइज थे जितने, उनसे जो बड़ा ही दूर हो गया। जो खाने खान था, जिसने हु हैज़ अगेन बीन पोस्टेड, जो दोबारा मुगल वॉइस रॉय पोस्ट किया गया दक्कन में, उसने इस चीज़ सिचुएशन का फ़ायदा लिया और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ ले आया। बहुत सारे नंबर ऑफ जो है साइड ऑफ हबशीज और मराठा नोबल्स को अपनी तरफ ले आया, जैसे जगदेव राय, बाबाजी काते हैं, उदयजी राम है, एटसेट्रा। अब जहांगीर हिमसेल्फ वाज वेल अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ मराठास की वैल्यू का, उनको भी पता था कि ये बड़े ही यूजफुल रिसोर्स है। ठीक है, एंड फॉर ही ऑब्जर्व्ड इन हिज मेमोर, जो उन्होंने मेमोर लिखा कि इन द कंट्री के विद द हेल्प ऑफ मराठा सरदार खाने खान ने जो है वो एक इन्फ्लिक्टेड डिफीट दी है कंबाइंड फोर्सेस को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को 1616 में। तो खाने खान जो है मराठास को अपनी साइड लेके इन तीनों को बड़ी बुरी तरीके से हार देता है। तो मुगल ऑक्युपाई करते हैं नई जो निज़ाम शाही कैपिटल है खीर की, और जला देते हैं सारी बिल्डिंग बिफोर दे लेफ्ट। ठीक है, अब ये हार जो है कहीं ना कहीं पूरे जो दक्कन अलायंसेस थे जो मुगल के अगेंस्ट थे उनको हैरान और परेशान कर देता है और पूरी तरीके से चौंका देता है। अंबर अपनी रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखता है, वो उनके खिलाफ लड़ता रहता है। ठीक है, अब टू कैरी फॉरवर्ड जो खाने खान की जो जीत थी, जहांगीर भेजता है अपने ग्रैंड जो आर्मी है, अपने बेटे जो प्रिंस कुरुसान है, जिसको लेटर शाहजहां कहा जाए, जो कुर्रम है, सॉरी कुरासान नहीं, कुरासान तो सेंट्रल एशिया में एक जगह का नाम है, शाहजहां को भेजता है और खुद जो है वो मूव करता है मांडू प्रिंस की सपोर्ट करने के लिए 1618 में। अब फेस्ड विद दिस थ्रेट अंबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सरेंडर सबमिट करने के। और ये एक सिग्निफिकेंट हुआ पर जो ट्रीटी जहांगीर है, दैट इन द ट्रीटी जहांगीर डिड नॉट ट्राई टू, वो उसने अपना कंक्वेस्ट बढ़ाने की कोशिश नहीं की जो मेड बाई अकबर इन दक्कन। दिस वाज नॉट ड्यू टू एनी मिलिट्री वीकनेस नहीं थी अपार्ट फ्रॉम जहांगीर, बट एज ही हैज़ बीन समथिंग इमेजिन्ड, बट ड्यू टू डिलिबरेट एक पॉलिसी थी उसकी, जानबूझ के उसकी एक पॉलिसी थी। ठीक है, अब अपेरेंटली जहांगीर जो है डिड नॉट, वो मुगल अपना कमिटमेंट जो दक्कन में उसको और एक्सपेंड बढ़ाना नहीं चाहता था, डिड नॉट वांट टू एक्सटेंड मुगल कमिटमेंट इन दक्कन और बिकम टू डीपली एम्बॉर्डेड इन इट्स अफेयर, ना ही ज्यादा जो है ये दक्कन की पॉलिसीज में वो इतना ज्यादा घुसना चाहता था। मोर एवर वो अभी भी इस उम्मीद में था कि दैट इन मॉडरेशन वुड कि कहीं ना कहीं एक शांति दक्कन स्टेट्स में आएगी और वो सेटल डाउन होंगे और वो शांति से रहेंगे मुगल्स के अंडर।
अब एज पार्ट ऑफ उसकी पॉलिसी की, उसकी जो रणनीति के तहत जहांगीर क्या करता है, वो बीजापुर को जीतने की कोशिश करता है अपनी साइड, और एक बड़ा ही बेहतरीन फरमान भेजता आदिल शाह को, उसे अपना बेटा कहता है, कॉलिंग हिम सन। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है अंबर कंटिन्यू टू लीड दक्कन की स्ट्रगल, मुगल्स के खिलाफ जो है वो कंटिन्यू रखता है और कोई शांति नहीं आती है दक्कन में। होएवर 2 साल बाद जो कंबाइंड दक्कनी फोर्सेज हैं वो अगेन सफर्ड एक सीवियर, एक और सख्त डिफीट जो है मुगल्स के हाथों उन्हें हार होती है। अंबर हैज़ टू रिस्टोर ऑल द मुगल टेरिटरीज, और एक और 14 किलो एडजॉइनिंग, और जो है 14 कोस ऑफ एडजॉइनिंग टेरिटरीज जो हैं, जो उसके नज़दीकी टेरिटरीज हैं, वो उसे जो है दक्कन के सपोर्ट करनी पड़ती है। जो दक्कनी स्टेट हैं हैड टू पे, उन्हें एक इंडेमनिटी देनी पड़ती है, 5 लाख रुपए का जो है हर्जाना भरना पड़ता है मुगल्स को। अब जो क्रेडिट है इन सारी विक्ट्रीज का वो दिया जाता है प्रिंस खुर्रम को, जिसको शाहजहां भी कहा जाएगा बाद में। अब जो दूसरी हार होती है कमिंग इतनी जल्दी पहली के बाद, कहीं ना कहीं ये जो यूनाइटेड जो जुड़े हुए सारे एक जो है एक इनका जो ये फ्रंट था दक्कनी स्टेट का मुगल के खिलाफ, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। जितनी भी पुराने राइवल्स थे दक्कन स्टेट में नाउ वो अब सब सामने आते हैं। अंबर जो कंडक्ट करता है सीरीज ऑफ कंपेन बीजापुर के अगेंस्ट, है ना, रिकवर करने के लिए शोलापुर जो एक बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों स्टेट के अंदर, लेकिन एक रैपिड मूवमेंट अंबर की रीच करती है बीजापुर कैपिटल और जला देती है नई कैपिटल जो थी नोरसपुर, जो इब्राहिम आदिल शाह ने बनाई थी, और उसको फोर्स करती है शेल्टर लेने के लिए किले में। दिस माइट हैव रिगार्डेड, कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स, ये क्लाइमैक्स था अंबर की पावर का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ऑल थ्रू अंबर ने बड़ी बेहतरीन जो है मिलिट्री स्किल, एनर्जी और डिटर्मिनेशन दिखाया, उसकी अचीवमेंट्स जो थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि उसकी इनएबिलिटी या अनविलिंगनेस, ठीक है, या तो वो इस काबिल ही नहीं था या फिर वो तैयार ही नहीं था कि वो किसी टर्म में मुगल्स के साथ आए। कब तक इतने एक स्ट्रॉन्ग पावर्स के साथ तुम कंटिन्यूसली लड़ोगे, कभी तो तुम्हारे रिसोर्स रन आउट होंगे ना, और मुगल रिसोर्सेज वेरी इनफाइनाइट एट दैट टाइम। अभी अभी तो अकबर मरा है एक प्रॉस्पर स्टेज को छोड़कर। तो जो चीफ सगनी जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर लोग कहते हैं जो राइज अंबर का हुआ होएवर, दैट इज जो इट रिप्रेजेंटेड ए क्लियर रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंस मराठास की, जो इसने कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाई कितनी इंपॉर्टेंस है मराठास की दक्कन स्टेट्स के अंदर। जहां मराठा गए वही साइड जीतेगी। तो सक्सेस मराठास की जो दिखाई लीडरशिप मलिक अंबर के, उसने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया, विच इनेबल्ड देम, उन्हें एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करने का बाद में कॉन्फिडेंस दिया। ये एक बैंडिट थे इससे पहले, ठीक है। अब क्या करता है मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर जो है वो ट्राई करता है कि मैं इंप्रूव करूँ एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम का, निज़ाम शाही स्टेट का, बाई इंट्रोड्यूस किया उसने इंट्रोड्यूसिंग तोदरमल सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू का जो नॉर्थ में अकबर के टाइम पे आया था। वो अबॉलिश कर देता है पुराने सिस्टम जिसमें जो है ज़मीन जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाती थी, इजारे पे, है ना, जो है जिसकी जो है बड़ी तबाही हुई थी, विच वाज रूइनस टू दी पीजेंट्स, जो किसानों के लिए, और उसने जब्ती सिस्टम अडॉप्ट कर लिया अकबर वाला। 1622 के बाद जब दक्कन जो थी वो बड़े टर्मोइल में थी, क्योंकि बहुत सारी बगावत की गई, बगावत जो कर दी प्रिंस खुर्रम ने जो है जहांगीर के खिलाफ। मलिक अंबर जो है वो फिर से जो है वो कहीं ना कहीं एबल टू रिकवर एक बार फिर से जो पुरानी टेरिटरीज थी। जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी शाहजहां ने, जो मुगल्स ने पहले जीती थी वो कहीं ना कहीं फिर से उसने अपने कब्जे में कर ली। जहांगीर अटेम्प्ट करता है कि मुगल पोजीशन को जो है और स्ट्रॉन्ग किया जाए दक्कन में, एंड वाज थोस फ्रस्ट्रेटेड, वो कहीं ना कहीं जो बड़ा गुस्से में था। होएवर जो लॉन्ग रेंज बेनिफिट था टू अहमदनगर फॉर री ओपनिंग, जो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं जो दोबारा से मुगल्स में, वो कंसिडर डाउटफुल। इट लेड टू ए सिचुएशन जहाँ शाहजहां जो है वो डिसाइड करता है डैट ही हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू एक्सटिंग्विश अहमदनगर एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट का किस्सा ही अहमदनगर का ख़त्म कर दो, ठीक है, शाहजहां को लगा। अब मलिक अंबर क्या करता है, वो मरता है 1626 में एट द राइप एज, 80 साल की उम्र में। बट जो बिटर फ्रूट ऑफ हिज लेगेसी था वो अब तक पक चुके थे भाई सक्सेसर्स में, ठीक है। अब जो मीठे जो कड़वे जो फल थे ना वो पक चुके थे, किनके लिए, उनके सक्सेसर्स के लिए। जो भी मलिक अंबर करके गया वो तो जिंदगी अपनी जी के मर गया, लेकिन अब उनका भुगतान किसको करना पड़ेगा, उसके सक्सेसर्स को।
क्योंकि मुगल स्टेट तो वहीं की वहीं खड़ी है। ठीक है, तो आता है एक्सटिंक्शन ऑफ अहमदनगर, मुगल एम्पायर जो एक्सेप्टेंस ऑफ सुजनिटी बाई बीजापुर और गोलकोंडा। तो शाहजहां थ्रोन पे बैठता है, तख्त पे बैठता है 1628 में। पहले ही ये 2 बार जो है कमांड कर चुका है दक्कन की फौज का, मुगल फौज का, एज एक राजकुमार की तरह, और बड़ा अच्छा वक्त दक्कन में बिता चुका है उनकी बगावत का अगेंस्ट उसके फादर के, है ना, एंड ड्यूरिंग उसके रेबेल के। अब शाहजहां के पास उसके पास एक्सपीरियंस भी था और पर्सनल नॉलेज की भी थी दक्कन की पॉलिटिक्स और उनके इलाके के द्वारा, उनके इलाके की। शाहजहां का पहला कंसर्न जो था कि उसे रिकवर एज ए रूलर, कि उसे रिकवर करनी है दक्कन की टेरिटरी जो हार चुका है निज़ाम शाही रूलर को। अब फॉर दिस पर्पज वो डिपोटेड एक ओल्ड और एक एक्सपीरियंस खान लोधी जो है, होएवर खान लोधी जो है वो फेल हो जाता है इस एंटरप्राइज में, वो नहीं कर पाता है, उसे ये भेजता है और उसे दोबारा वापस कोर्ट में बुला दिया। कुछ देर के बाद वो बगावत कर देता है और निज़ाम शाही को ज्वाइन कर लेता है, हु डिप्यूटेड हिम टू एक्सपेल मुगल्स को जो है रिमेनिंग ऑफ पोर्शन जो व्यवहार है बालाघाट से निकालने के लिए। अब गिविंग असाइलम, किसी को पनाह देना मुगल नोबल को इन दिस मैनर, ये एक चैलेंज था जो शाहजहां कभी इग्नोर नहीं कर सकता था। एक मुगल को नोबल जिसने बगावत कर दिया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट और उसको पनाह दी हुई तुम लोगों ने, तो ये मुगल एम्पायर कैसे बर्दाश्त करेगा। इट इज़ क्लियर दैट इवन जो मुगल मलिक अंबर की डेथ के बाद भी जो पॉलिसी थी रिफ्यूजिंग, कि कहीं ना कहीं मुगल पोजीशन को हम बेरार और बालाघाट में हम मानेंगे ही नहीं, वो कंटिन्यू रही निज़ाम शाही रूलर्स में। शाहजहां केम टू ए कंक्लूजन दैट दे यहाँ कोई शांति नहीं बनाई जा सकती है ना फॉर मुगल दक्कन में, एज लॉन्ग जब तक कि अहमदनगर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहेगा। तो ये एक मेजर डिपार्चर था जो पॉलिसी से जो फॉलो की गई थी अकबर और जहांगीर के द्वारा। होएवर शाहजहां जो है वॉज नॉट, वो अपनी टेरिटरीज को दक्कन के बियॉन्ड एक्सपेंड नहीं करना चाहता था, है ना, बट वाज जो एब्सोल्युटली नेसेसरी था, वॉज नॉट कीन टू एक्सटेंड जो है मुगल टेरिटरी इन दक्कन बियॉन्ड वाज एब्सोल्यूट, जहाँ तक ज़रूरत है उससे आगे वो एक्सपेंड करना इतना ज़रूरी समझते ही नहीं थे। ही देयरफॉर वो लिखता है बीजापुर रूलर को और ऑफर करता है कि वो जो है अपनी 1/3 जो है, 1/3 जो है अपनी जो है स्टेट ऑफ अहमदनगर जो है वो जो है मुगल एम्पायर के अंदर दे दे और वो कोऑपरेट करे मुगल्स के साथ जो प्रोजेक्टेड कैंपेन है अहमदनगर के खिलाफ जो लड़ी जाएगी। अब दिस वाज ए श्रूड मोर अबाउट द जहां टू डिसाइड टू, कहीं ना कहीं ये अहमदनगर को आइसोलेट करना चाहता था डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रिकली भी। वो सेंड करता है फिलर किसको, वेरियस मराठा सरदार्स को, कि वो ज्वाइन करें मुगल सर्विसेज को। तो एट फर्स्ट पहले क्या होता है कि जो शाहजहां है वो बड़ा सक्सेसफुल होता है इस अवरट्योर में, और मलिक अंबर जो है हैड डिफीटेड एंड किल्ड सम प्रोमिनेंट बीजापुर के नोबल्स को इस कैंपेन में। अब आदिल शाह जो है वो बड़ा स्मार्ट था, वाज स्मार्टिंग एट द ह्यूमिलेशन ऑफ बर्निंग ऑफ नौराजपुर और एनेक्सेशन शोलापुर की जो मलिक अंबर ने की थी। अब वो क्या करता है, ही देयरफॉर एक्सेप्ट करता है शाहजहां के प्रपोजल को और पोस्ट करता है एक आर्मी जो निज़ाम शाही बॉर्डर पे कोऑपरेट करने के लिए मुगल्स के साथ। इसी वक्त पे जयदेव राव एक प्रोमिनेंट मराठा नोबल था, वो जो डिफेक्ट कर देता है मुगल साइड से, जो गद्दारी करके जहांगीर की रेन में हैड गोन बैक किसकी सर्विस है, निज़ाम शाही की सर्विस में चला चुरा, और वाज ट्रेचसली जो है मर्डर्ड ऑन द चार्ज ऑफ कंस्पिरेसी विद मुगल्स। एज ए रिजल्ट जो शाहजही भोसले हैं, जो हु वाज सन इन लॉ किसका था, फादर ऑफ शिवाजी था, जो बाप था, वो भी मुगल से गद्दारी करके उस तरफ चले जाते हैं विद हिज रिलेशन। अब शाहजहां अकॉर्ड करता है उसको 5000 मनसब और उसको जागीर देता है इन पुणे, है ना। नंबर ऑफ अदर प्रोमिनेंट मराठा सरदार्स भी ज्वाइन करते हैं शाहजहां को। तो 1629 में क्या होता है, 1629 में शाहजहां जो है डिप्यूटेड लार्ज आर्मी अगेंस्ट अहमदनगर के खिलाफ भेजता है। वन ऑफ देम ऑपरेट इन वेस्ट इन बालाघाट रीजन और दूसरी जो है ईस्ट में तेलंगाना रीजन में जो है लड़ रहे हैं। और एम्परर खुद जो है वो बुरहानपुर जाता है तो कोऑर्डिनेट करने के लिए मूवमेंट्स। तो अंडर जो है रिलेंटलेस प्रेशर लार्ज पार्ट ऑफ जो अहमदनगर स्टेट है वो आ जाती है मुगल ऑक्यूपेशन में। पारिंदा जो वन ऑफ द लास्ट आउटपोस्ट थी जो राज्य की वो भी, उसको भी बिसीज किया जाता है, उस पर भी चढ़ाई की जाती है। ठीक है, जो निज़ाम शाही नाउ सेंड एक पिटिशियस अपील वो आदिल शाह को भेजते हैं, स्टेटिंग के जो ऑलमोस्ट
कि मोस्ट ऑफ द जो किंगडम है वो अब मुगल के कंट्रोल में है, ऑक्यूपेशन में है. इफ़ पारेंदा फेल इट वुड बी एंड ऑफ निज़ाम. अगर पारेंदा भी गिरती है तो निज़ाम का यहाँ खात्मा हो जाएगा, निज़ाम शाही डायनेस्टी का. आफ्टर विच वो चेतावनी देता है वुड कम इन टर्म ऑफ बीजापुर, वुड कम कि वो फिर बीजापुर के लिए आएगा. एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ बीजापुर कोर्ट जो है वो बड़ी इस चीज़ से बड़े मतलब अनईजी थे, जो स्टेडली मुगल एडवांस कर रहे थे अहमदनगर में. इनफैक्ट जो बीजापुर फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पे थी एंड ही मेयरली वो सिर्फ ये सिचुएशंस को देख रहे थे बॉर्डर पे खड़े हो गए. कोई उन्होंने एक्टिव पार्ट नहीं लिया मुगल के ऑपरेशन में. तो मुगल ऑन देयर पार्ट हैड रिफ्यूज टू हैंड ओवर आदिल शाह जो एरिया जो अलॉट किया गया था वो उनको देने से अंडर एग्रीमेंट. इसी रिजल्ट की वजह से आदिल शाह जो है मेड ए स्ट्रॉन्ग सोमर सोल्ट जो है एंड डिसाइड करता है कि वो निज़ाम शाह की जो है हेल्प करेगा और एग्री करेगा अगर वो कि वो शोलापुर उसे वापस दे, रिटर्न शोलापुर टू देम. अब दिस टर्न, ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ये टर्न हो जाती है और कंपेल करती, कहीं ना कहीं मजबूर करती है मुगल्स को कि वो राइज करें और सीज करें पारेंदा पे एंड टू रिट्रीट. हाउएवर जो इंटरनल सिचुएशन थी अहमदनगर की वो क्या है मुगल के फेवर में आ जाती है. ठीक है. और फत खान जो सन था जो मलिक अंबर का, हैड रिसेंटली बीन अपॉइंटेड पेशवा. किसके द्वारा? निज़ाम शाह के द्वारा, इस उम्मीद में कि ही वुड इंड्यूस शाह जहान के टू मेक पीस. इंस्टेड फत खान ओपन करता है एक सीक्रेट निगोशिएशन, एक सीक्रेट में किसके साथ? शाहजहां के साथ, इन हिज इंस्टेंट, और मर्डर कर देता है निज़ाम शाह को और एक पपिट को, एक रूलर को तख्त पे बिठा देता है. और ऑल्सो रीड द खुतबा. ठीक है. और स्टक द शिका इन द नेम ऑफ मुगल एम्पर. एज ए रिवॉर्ड फत खान जो है वो मुगल सर्विसेज में आ जाता है, उसे जागीर दी जाती है पूना के अराउंड प्रीवियसली जो शाहजी को जो है दी गई थी बस वो उसको ट्रांसफ़र की जाती है. एज ए रिजल्ट शाहजी डिफेक्टेड फ्रॉम मुगल. ठीक है. इसकी वजह से शाहजी जो है वो मुगल छोड़ के चला जाता है. ये इवेंट होती है 1632 में. ठीक है. आफ्टर जो सरेंडर है फत खान का, शाहजहां जो है वो अपॉइंट करता है महाबत खान को मुगल वाइसरॉय दक्कन का और ख़ुद आगरा वापस चला जाता है. महाबत खान जो है वो फेस्ड विद कंबाइंड जो फोर्सेस है, जो गठी फोर्सेस है बीजापुर की, लोकल निज़ाम शाही नोबल्स की, इंक्लूडिंग शाहजी की भी है ना, उन कंबाइंड फोर्सेस के सामने खड़ा है अब. और वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में है यहाँ पे, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. परिंदा सरेंडर कर चुका है, पारिंदा जो है वो बीजापुर को सरेंडर कर चुका है. और बीजापुर मेड एक स्ट्रॉन्ग बिड करता है किसकी? दौलतापुर की, जो दौलताबाद का किला है एज वेल एज बीजापुर अब. और ऑफर करता है कि लार्ज बड़ी पैसा जो है फत खान को ऑफर करता है कि वो सरेंडर करे इस किले को. एल्सवेयर ऑल्सो जो मुगल को बड़ी मुश्किल हो रही थी होल्ड करने ये पोजीशन दक्कन की. ठीक है. इट वाज थोज बीन सीन कि मुगल और बीजापुर वेर इन रियलिटी वो इंगेज थे कंटेस्ट में, डिवाइड करने में अपने आप में जो बॉडी थी अहमदनगर की, जो अहमदनगर जो अब ख़त्म हो चुका है उसको आपस में डिवाइड करने की जो एक साजिश थी कि हम मुगल्स और कि बीजापुर जो है वो बोल रहे थे कि हम एक दूसरे में अलग अलग इसको पार्टीशन कर लेते हैं. आदिल शाह भेजता है एक लार्ज आर्मी जो है रंदोला खान और मुरारी पंडित के साथ कि वो सरेंडर करें फॉर सरेंडर ऑफ दौलताबाद, कि वहाँ वो अपनी गैरिसन रखेगा, फौज रखेगा, एक स्टेशन करेगा ना. शाहजी ऑल्सो वो भी इनरोल करते हैं बीजापुर की सर्विस में मुगल्स को हरास करने के लिए और कट ऑफ करते हैं उनकी सारी सप्लाईज, जो मराठास का काम था. जो कंबाइन ऑपरेशन हुआ बीजापुर फोर्सेस को और शाहजी का, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो. महाबत खान बड़ा क्लोजली इन्वेस्टेड था दौलताबाद में और फोर्स करता है गैरिसन को सरेंडर करने में 1663. निज़ाम शाही को जो है वो भेज दिया जाता है जेल में ग्वालियर में, और यही मार्क करती है एंड जो है निज़ाम शाही डायनेस्टी की. होएवर इवन अब इसने भी जो है दक्कन की प्रॉब्लम्स जो है मुगल्स के लिए सॉल्व नहीं की. फॉलोइंग द एग्जाम्पल जो है अंबर शाहजी भी जो है वो फाउंड करता है एक निज़ाम शाही प्रिंस को ढूंढता है कहीं से, एक राजकुमार को, उसको रूलर बना देता है. आदिल शाही जो है सेंड करता है फोर्स ऑफ 7 to 7 या 8,000 के घोड़े शाहजी को इसमें जो है एड करने के लिए. और बहुत सारी जो निज़ाम शाही नोबल्स भी सरेंडर करते हैं देयर फोर्ट टू शाहजी को. अब मेनी डिसबैंडेड जो बहुत सारे जो निज़ाम शाही सोल्जर्स को जो डिसबैंड कर दिया गया था वो भी शाहजी को जोन करते हैं और ये कुछ 20,000 घोड़ों की फौज बन जाती है. अब विद दीज ही हरास, वो मुगल को हरास करते और कंट्रोल ले लेते लार्ज पोर्शन जो अहमदनगर स्टेट का. जड़ ही अहमदनगर स्टेट थी.
ठीक है। शाहजी अब डिसाइड करता है कि वो पर्सनल अटेंशन देगा जो प्रॉब्लम्स है दक्कन की। शाहजहां अब ये डिसाइड करता है कि वो खुद लेगा। वो रियलाइज करता है जो क्रस के सिचुएशन का, जो मेन क्रस के सिचुएशन का, वो है जो एटीट्यूड है बीजापुर का। और ही फोर्सेस, है ना, ही देयरफॉर वो बड़ी आर्मी को जो है, एक लार्ज नंबर ऑफ आर्मी को डिप्यूट करता है और इन्वेड वो जो है बीजापुर पे हमला कर देता है। एंड ऑल्सो सेंड फिलर टू, आदिल शाह को भी भेजता है, ऑफरिंग के वो रिवाइव कर ले अर्लियर अकॉर्ड, जो डिवाइड करने का जो हमने जो फैसला किया था पहले कि टेरिटरी को, अहमदनगर की को डिवाइड करेंगे बिटवीन बीजापुर और मुगल्स के बीच। अब जो पॉलिसी थी स्टिक और कैरेट की, एक हाथ में गाजर दूसरे में डंडा, है ना, एडवांस करता है शाहजहां दक्कन में। ब्रोड एक और चेंज आती है बीजापुर पॉलिटिक्स में। जो लीडर है एंटी मुगल ग्रुप के, जो मुगल्स के खिलाफ थे, इंक्लूडिंग जो मुरारी पंडित थे, वो वेर डिस्प्लेस्ड एंड किल्ड। उन्हें एक और नई ट्रीटी जिसको कहते हैं आधानामा, वो इंटर होती है शाहजहां के साथ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली आदिल शाह एग्री करता है कि वो मुगल सुजर्निटी को रिकॉग्नाइज करेगा और पे करेगा वो इंडेमनिटी 20 लाख रुपए का हर्जाना, जो 20 लाख का हर्जाना बढ़ेगा, है ना, और इंटरफेयर नहीं करेगा गोलकोंडा के अफेयर में जो अब मुगल प्रोटेक्शन के अंदर है। ठीक है। एनी क्वेरल बिटवीन बीजापुर और गोलकोंडा कोई भी होगी इन फ्यूचर में, वो रेफर की जाएगी मुगल एम्पायर को, वो वहाँ उनकी जो है फैसला करेगा। आदिल शाह एग्री करता है कि वो कॉपरेट करेगा मुगल्स के साथ, रिड्यूस करने के शाहजी को मजबूर करेगा कि वो सबमिट करे, सरेंडर करे। इफ ही एग्री कि वो ज्वाइन करेगा बीजापुर की सर्विस। टू डिप्यूट हिम इन द साउथ, वो है कहीं साउथ में भेज दिया जाएगा मुगल फ्रंटियर से दूर। इन रिटर्न ऑफ दीज टेरिटरी जो वर्थ जो 20 लाख हुंस की है, अबाउट 80 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपीज़ की एनुअली, वो जो है बिलोंगिंग टू जो अहमदनगर है वो बीजापुर को दी जाएगी। और शाहजहां जो है ऑल्सो सेंड आदिल शाह एक सोलोमन फरमान इम्प्रेस किया कि विद मार्क ऑफ एम्पर पाम इन द टर्म ऑफ दिस ट्रीटी वुड नेवर बी वॉयलेटेड, कि ये ट्रीटी को कभी नहीं होगा, कभी भी इसका जो है वॉयलेट नहीं की जाएगी। शाहजहां जो कंप्लीट करता है ये अब सारी सेटलमेंट जो दक्कन में होती है ना, ट्रीटी विद गोलकोंडा के साथ ट्रीटी करके, और रूलर एग्री करता है कि वो इंक्लूड करेगा नाम जो है शाहजहां का खुतबा में, और एक्सक्लूड करेगा नेम जो है ईरानियन एम्परर का उससे। अब जो कुतुब शाह है जो एक लॉयल टू एम्परर था, है ना, द कुतुब शाह हु वाज टू बी लॉयल टू एम्परर, जो एनुअल ट्रिब्यूट है 4 लाख हुंस का, जो गोलकोंडा जो है प्रीवियसली बीजापुर को देता था, वो अब ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह ये रिक्वायर था कि वो 2 लाख हुंस जो है एनुअली मुगल एम्पायर को देगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। जो ट्रीटी थी 1636 की बीजापुर और गोलकोंडा के साथ, वेयर स्लेट मेन लाई। इनफैक्ट इसने कहीं ना कहीं शाहजहां को यह रियलाइज़ करवाया कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था अकबर का, जो सुजर्निटी है मुगल एम्पायर की, वाज नाउ एक्सेप्टेड ओवर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, पूरे मुल्क में, और पीस था मुगल में। और यही इनेबल, इसी ने कहीं ना कहीं इनेबल किया दक्कन स्टेट को कि वो एक्सपेंड कर सके अपनी टेरिटरीज और साउथ में। इन द डिकेड फॉलोइंग, जो ट्रीटी थी 1636 की बीजापुर और गोलकोंडा की, वो ओवर रन द रिच और फर्टाइल कर्नाटका एरियाज भी इन्होंने कब्जे कर लिए, और रिवर जो है फ्रॉम रिवर कृष्णा से लेकर तंजौर और बियॉन्ड। अब ये एरिया जो रूल किए जाते थे, ये नंबर ऑफ प्रे प्रिंसिपैलिटी, और मेनी ऑफ देम जो थे वो स्टेट नायका, तंजौर, सुजीनी और मदुराई ओन थे। ठीक है। जो विजयनगरा रूलर के, जो फॉर्मर विजयनगर, जो सीरीज ऑफ कैंपेन कंडक्ट की जाती हैं विजयनगर और गोलकोंडा, है ना, अगेंस्ट इन स्टेट्स के, छोटी छोटी स्टेट्स के द्वारा, शाहजहां की हेल्प की वजह से वो एग्री करते हैं कि वो डिवाइड करेंगे टेरिटरीज, और जो जितना भी जो स्पॉइल है, जो जंग से जो पैसा लूटा गया धंधों, वो 2/3 टू बीजापुर, 1/3 टू गोलकोंडा जो बांटा जाएगा। अब ये जो डिस्पाइट जो फ्रीक्वेंट जो आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी दोनों स्टेट्स के बीच में, जो टास्क था कन्क्वेस्ट का वो चलता रहा, आगे आगे जो है एक्सपैंड होते रहे। तो थोज इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में जो टेरिटरीज थे दोनों स्टेट्स की, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, और वो एक क्लाइमैक्स ऑफ अपनी पावर पे और प्रोस्पेरिटी और खुशहाली और पहुंच गई। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। इफ़ द रूलर नाउ एबल टू कंसोलिडेट देयर होल्ड ओवर इन एरियाज में जो उन्होंने कॉन्कर किए उनको कंसोलिडेट करना है, देन दक्कन वुड हैव टू बी सीन इन द एरा ऑफ पीस। हाउएवर दक्कन अब अगर ये कंसोलिडेट कर पाते तो दक्कन एक एरा ऑफ पीस में इंटर हो सकता था, जहाँ शांति और खुशहाली। लेकिन जो इतनी तेज़ी से जो ये एम्पायर एक्सपैंड हुआ, इसने कहीं ना कहीं जो इंटरनली जो स्टेट को कमज़ोर कर दिया था।
अब जो नोबल्स थे, जो बड़े एम्बिशियस थे, शाहजी या उसके सन शिवाजी जो थे बीजापुर में, या मीर जुमला थे जो लीडिंग नोबल थे गोलकोंडा के, वो अपने लिए एक जो है इन्फ्लुएंस अपने लिए भी एक कार्व कर रहे थे, कार्विंग आउट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि हमारा भी कोई होना चाहिए ना जो है। अब मुगल्स जो है टू फाउंड दैट जो बैलेंस ऑफ पावर है दक्कन में हैज़ बीन अपसेट। जो डिमांड थी प्राइजेस की फॉर देयर बिनोवलेंट, जो न्यूट्रलिटी थी इन दोनों एक्सपेंशनिस्ट फेज ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थी। ये डेवलपमेंट्स जो है केम टू बी हेड इन 1656, जब डेथ होती है मोहम्मद आदिल शाह की, तो तब ये प्रॉब्लम सारी उभर के सामने आती है। एंड जो अराइवल होता है औरंगजेब जो है एज मुगल वाइसरॉय दक्कन का जब बनता है 1656 में, तो ये प्रॉब्लम्स और उभरती हैं। ये डेवलपमेंट जो है हम जो है आगे पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है 1656 के बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल्चरल जो कंट्रीब्यूशन है दक्कनी स्टेट का, देखो दक्कन स्टेट को जो है ना नंबर ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, क्रेडिट दिया जाता है इसको आदिल शाह को, जो अली आदिल शाह है वो है ना। एंड लव टू होल्ड डिस्कशंस, जो है हिंदू और मुस्लिम्स जो पीर फ़कीर थे, जो सूफीस थे, जिनको सूफीस कहा जाता था, उनके साथ बैठ के जो है वो डिस्कशन करता था। उसने जो है ये कैथलिक क्रिश्चियन कैथलिक है उन मशीनरीज, उनको भी इनवाइट किया था अपने कोर्ट में। एंड इवन बिफोर अकबर हैड डन सो, अकबर ने वो जो अपना किया था ना, उससे पहले ही ये जो है ये करता था। ही है, उसके पास एक एक्सीलेंट लाइब्रेरी भी थी जिसमें वो उसने अपॉइंट किए हुए थे वेल नोन जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं, जो वमन पंडित्स हैं, और पैट्रोनेज दी थी संस्कृत और मराठी को भी कि वो कंटिन्यू रहेंगे बाय हिज सक्सेसर्स, ठीक है, वॉज कंटिन्यूड। अब जो सक्सेसर थे आदिल शाह की, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड था 1580 से 1627 तक, जब वो थ्रोन पे बैठता है एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। ही वॉज वेरी सोलिस्टियस टू दी पुअर, वो एंड हैड गिवन टाइटल अबला बाबा, और फ्रेंड ऑफ पुअर, गरीबों का क्या है वो दोस्त है। वो बड़ा इंटरेस्टेड था म्यूज़िक में, कंपोज की उसने बहुत सारी कंपोज बुक कार्ड किताब है जो है नौरोज़, जिसमें वो सॉन्ग्स हैं जो सेट जो वेरियस म्यूजिकल मूड्स और रागाज में जो है रागाज में। उसने एक नई कैपिटल बनाई नौरोजपुर, जिसमें जो है इन विच एक लार्ज नंबर ऑफ जो है म्यूजिशियंस जो है उन्हें इनवाइट किया गया सेटल होने के लिए, ठीक है। इन ही सॉन्ग्स वो फ्रीली इन्वोक करता है गुडनेस, कितनी अच्छा म्यूज़िक और उसकी लर्निंग है सरस्वती की। तो इन ही जो है ब्रॉड अप्रोच उसे जो है जगत गुरु भी कहा गया है। तो ही अकॉर्डिंग उसने सबको, हिंदू सेंट्स को, मंदिरों को, सबको पैट्रोनेज दी, पैसा दिया बनवाने के लिए, ठीक है। इसने ग्रांट्स दी जो है पंदरपुर के लिए, पंदरपुर जो सेंटर ऑफ वर्शिप था विथुबा का, जो बिकेम एक सेंटर ऑफ जो है भक्ति मूवमेंट भी बना महाराष्ट्र में। तो एक ब्रॉड टॉलरेंट पॉलिसी थी जो इब्राहिम आदिल शाही की थी, वो कंटिन्यू की उनके सक्सेसर में भी। अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मराठा फैमिलीज़ ने सर्विस ऑफ जो अहमदनगर स्टेट है, वो हमने पहले ही मेंशन कर लिया। कुतुब शाही टू जो है उसने भी जो है यूटिलाइज़ किया जो सर्विसेज थे, जो कुतुब शाही था उसने भी जो है जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स और फॉर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिप्लोमेटिक पर्पजेस हो, उनके सब के लिए जो है उनको यूज़ किया। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे फ़ौज के लिए, हर पर्पजेस के लिए जो है उन्हें बड़ा जो है कोई भेदभाव नहीं किया। अंडर इब्राहिम कुतुब शाह जो है, जो मोहारी रॉय है, वो पावर में राइज होता है पोजीशन ऑफ पेशवा किंगडम में। तो एक पोजीशन जो सेकंड ओनली टू मीर जुमला या फिर वजीर के जो है बाद की जो पोस्ट होती है। तो जो न्यायिक वारिस थे जो फॉर्म हुए, जो मिलिट्री कम लैंडेड एलिमेंट्स थे, रिमेन पावर में रहे किंगडम में सिंस द फाउंडेशन ऑफ जो है डायनेस्टी। तो 1672 से टिल जो है जब तक के 1667 में 1687 में जब तक के वो मुगल्स के अंडर जाते, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिलिट्री अफेयर थे स्टेट में वो डोमिनेट किए जाते थे बाई ब्रदर्स मंदना और अकाना, इनके द्वारा। गोलकोंडा जो है ना वो बड़ा ही इंटेलेक्चुअली रिजोर्ट टू लिटरेरी मैन, बहुत सारे जो है पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते थे, समझदार, अलग अलग बैकग्राउंड से। जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह था, एक कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर था, वो बड़ा ही फॉन्ड था लिटरेचर और आर्किटेक्चर का। जो सुल्तान वाज नॉट ओनली एक ग्रेट पैट्रोनेज था आर्ट एंड लिटरेचर का, बट वो एक शायर भी था एंड ऑफ नो मीन ऑर्डर, ठीक है। ही रोट इन दक्कनी उर्दू में लिखता था, पर्शियन और तेलुगु में भी लिखा है, एंड हैड लेफ्ट एन एक्सटेंसिव दीवान या कलेक्शन उसने वहाँ वो छोड़ी हुई है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा पोइट भी था, लिटरेरी में भी बड़ा शौकीन रखता था, मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो जो है वेल वर्स्ड था। ही वाज फर्स्ट, वो पहला था जिसने एक सेकुलर नोट इंट्रोड्यूस किया था पोइट्री में।
अपार्ट फ्रॉम जो प्रेजेस ऑफ गॉड और प्रॉफिट, जो उसके खुदा और उसके नबी की जो है तारीफ़ों के अलावा भी उसने लव, नेचर के बारे में, सोशल लाइफ ऑफ हिज डे, उनके बारे में लिखा। तो जो उर्दू की ग्रोथ हुई इन इट्स जो दक्कनी फॉर्म में, वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस पीरियड का। जो सक्सेसर्स हैं मोहम्मद कुली, कुतुब शाह और मेनी अदर पोइट्स और राइटर जो है इस पीरियड के, उन्होंने उर्दू अडॉप्ट की एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। तो इन एडिशन जो पर्शियन के साथ साथ उर्दू भी, तो राइटर ने जो है ड्रू ऑन हिंदी और तेलुगु फॉर फॉर्म आइडम्स एंड थीम्स एज वेल इन एज वेकेबलरी। तो उर्दू जो है वो पैट्रोनाइज की गई बीजापुर कोर्ट्स के द्वारा भी। जो पोइट थे, लिटरेट्स थे, नुसरती जो फ्लोरिश हुए ड्यूरिंग द मिडल ऑफ जो 17th सेंचुरी हैं, उन्होंने जो है रोमांटिक टेल्स लिखी ड्यूरिंग अबाउट प्रिंस मनोहर, कनक नगर, अच्छा मधुमती, इन सारों के बारे में। तो दक्कन से ही उर्दू नॉर्थ में आई 18th सेंचुरी में, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मोहम्मद कुली जो है, कुतुब शाही जो है, उसने जो कंस्ट्रक्ट की बहुत सारी बिल्डिंग, मोस्ट फेमस ऑफ विच इज़ चार मीनार जो उसने बनाया, जो कंप्लीट हुआ 1591-92 में। इट स्टूड एट द सेंटर ऑफ जो नई सिटी है हैदराबाद में, है ना, जो किसने फाउंड की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। इट हैज़ 4 लोफी आर्चेस, वो तो ठीक है, फेसिंग 4 डायरेक्शन। ये चीफ ब्यूटी ऑफ द 4 मीनार, 4 स्टोरीज, 48 मीटर हाई है, तो चलो देख लोगे। जो रूलर है बीजापुर में, वो भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता था एक हाई स्टैंडर्ड और इम्पेकेबल टेस्ट हुआ आर्किटेक्चर में भी, उसका भी एक बेहतरीन टेस्ट है बीजापुर का, ठीक है। जो मोस्ट फेमस जो बीजापुर बिल्डिंग है उस पीरियड की, वो इब्राहिम रोज़ी और गोल जो गुम्बज है, जो फॉर्मर वाज म्यूजियम, एक म्यूजियम था जो इब्राहिम आदिल शाही का, ठीक है। और शो करता है एक स्टाइल एट इट बेस्ट। तो गोल गुम्बज है जो बिल्ड किया था 1660 में, हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल डोम एवर कंस्ट्रक्टेड, इससे बड़ी डोम नहीं कंस्ट्रक्ट की। और ऑल जितने भी उसके पोर्शन हैं वो जो बड़ी हारमोनियस और लार्ज डोम्स जो हैं बीइंग बैलेंस्ड बाय टॉल एंड टेपरिंग इन मीनार्स एट द सेंटर। तो इट इज़ विस्पर, इट इज़ सैड, अगर आप एक जगह पे बोलोगे एक साइड पे, तो ह्यूज मेन रूम कैन बी हर्ड क्लियरली एट द अदर हैंड। तो पेंटिंग भी फ्लोरिश हुई दक्कन में और रीच की एक नई हाई स्टेट ड्यूरिंग द रेन जो इब्राहिम आदिल शाही की है। तो इट इज़ थोज बीन सीन के जो दक्कन स्टेट्स हैं, ये देखा जाता है वो ओवरकम किया उन्होंने ये जो सेक्टेरियन वायलेंस होता था, और जो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी उन्होंने मेंटेन किया एक फाइन स्टैंडर्ड जो है कम्युनल हारमनी का, जो मल्टीपल रिलीजन्स के बीच में, चाहे सेक्टेरियंस बहुत सारे इश्यूज थे उनमें, है ना, और कंट्रीब्यूट किया है फील्ड ऑफ म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग में भी, ठीक है। तो ये आज हमने देखा जो दक्कनी जो स्टेट थी, दक्कनी स्टेट्स जो है स्टेट्स और उनका जो है मुगल्स के साथ जो है नोकझोंक, ठीक है। पहले हमने अकबर देखा, अकबर के बाद हमने जो है वो देखा कि जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर, और फिर हमने ये भी देखा कि शाहजहां ने फाइनली ये कंक्लूड किया। तो वेरियस हमने इश्यूज देखे, किस तरह से क्या पॉलिसीज थी, किस तरह से कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी चली, एंड ऑल दीज इश्यूज। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।